हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे सीधे सीधे सवाल हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने की स्पष्टता होती है। शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ। मोटिवेशन है, कहा जाता है कि रात नहीं ख्वाब बदलना है, रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवा बदलना है। रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवा बदलना है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है दोस्त, वक्त जरूर बदलता है। इसी के साथ अगला मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी करने में आपको हमेशा ऊर्जावान बनाएगा, वो है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इसी के साथ मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। आज का टॉपिक है इतिहास, इससे कुछ संबंधित ऐतिहासिक स्थल। कहा था दावोजली हैंडिंग जो ऐतिहासिक स्थल है। दावोजली हैंडिंग असम प्रांत के कच्छार पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में ही थी, ऐतिहासिक स्थान है। दावोजली हैंडिंग का स्थानीय भाषा में पक्षियों का पर्वत कहा जाता है। यह स्थल बलुआ शैली निर्मित छोटे छोटे पत्थर और कंक्रीट के बने होते हैं दोस्तों। तो पूछेगा कि दावोजली हैंडिंग को किस प्रांत में स्थित है, तो आप याद रखिएगा असम प्रांत में है। किस नाम से जाना जाता है, तो पक्षियों के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, इसका उत्खनन कब हुआ, प्रमुख तथ्य होता है। इसका प्रमुख उत्खनन 1962 या 63 के मध्य हुआ था। दावोजली हैंडिंग से 1.5 किलोमीटर पूर्व लॉन्टिंग नदी में ये बहता हुआ प्रतीत हुआ था, बहती है। लॉन्टिंग नदी में क्या है, बहती है। इस स्थल से प्राप्त मुख्य अवशेष पाषाण उपकरण है, माने जो स्थल से प्राप्त है वो पाषाण उपकरण का साक्ष्य है, जो क्वार्टजाइट, बालुआ पत्थर, शैल, प्रस्तरीकृत लकड़ी पर निर्मित है। उत्खनन से प्राप्त 200 से भी अधिक उपकरण, धारयुक्त उपकरण मिले हैं, जिसमें से सीले हैं, लोहे, छेनी, छोटी या स्कंदगुप्त कुल्हाड़ियाँ, क्वार्टजाइट के गुटके मिले हैं। नवप्रस्तकालीन मानव ने यहाँ उपलब्ध बलुआ पत्थर शैल उपकरणों का बनाने का काम किया था, तो उसका अवशेष आज तक ही मिला है। आगे आते हैं दोस्तों, खरल या मूसल जैसे प्रथम पत्थरों का उपकरण मिले। पूछेगा खरल और मूसल जैसे प्रथम पत्थरों का उपकरण कहाँ मिले हैं, तो वही घाटी में मिला है। किस कालीन, तो नवपाषाण कालीन। आगे तो यहाँ से जोडाडाइट नाम पत्थर का भी मिला। यह हरे रंग का पत्थर होता है, जिससे औजार बनाया जाता था। जिससे क्या बनाया जाता था, औजार बनाया जाता था। अब आते हैं दोस्तों सांची स्तूप के बारे में। इससे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सांची एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व स्थल है। सांची कई स्तूपों का स्थल है। सांची में कई स्तूपों का क्या है, एक स्थल है, जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाया गया है। पहाड़ का चोटी पर बनाया गया दोस्त। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से, पूछेगा सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं।
अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ बनाए गए। अशोक सबसे पहला स्तूप सांची का स्तूप बनवाया। प्रसिद्ध अशोक स्तंभों को मुकुट जिनमें 4 शेर पीछे की ओर खड़े हैं। एक मुकुट है जिसमें 4 शेर हैं जो पीछे की ओर खड़े हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सांची में कुल मिलाकर बड़े छोटे 40 स्तूप हैं। सांची में कुल मिलाकर बड़े छोटे और कितने स्तूप हैं? 40 छोटे छोटे स्तूप हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख तथ्य इसके। सांची में स्तूपों का निर्माण 3री ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। 3री ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक? 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। वीडियो को कर लीजिएगा लाइक दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है उसने क्षत्रियों को पराजित किया था। मिलती है कि उसने क्षत्रियों को क्या किया था? पराजित किया था। गौतम पुत्र सतकर्णी के 3 अभिलेख, कितना अभिलेख? 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 नासिक से और 1 कार्ले से मिला है। पूछेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी का अभिलेख 3 कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो 3 अभिलेख, जिसमें से 2 कहाँ से? नासिक से प्राप्त हुए थे और 1 कहाँ से? कार्ले की जगह। कार्ले की जगह। नासिक का पहला लेख उसके शासनकाल के 18वें तथा दूसरी 24वें वर्ष में तैयार किया गया था। नासिक का जो अभिलेख था दोस्तों, उसके शासनकाल के 18वें तथा दूसरी 24वें वर्ष में तैयार किया था। कार्ले का लेख उसके शासनकाल के 18वें वर्ष का ही है। कार्ले जो लेख प्राप्त हुआ है 2 नासिक से 1 कार्ले से, उसका 18 वर्ष जैसे पूर्व गया था वहीं का अभिलेख का उसका प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि इन अभिलेखों के अलावा गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेख तो मिल गया, उसके साथ साथ गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी सिक्का का भी प्रमाण मिला है, जो उनके गौरव की कहानियों को क्या करता है? दर्शाने का काम करता है। सतकर्णी प्रथम ही वह शासक था जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ। माने सतकर्णी वही सबसे पहला ऐसा शासक था जिसका उल्लेख सांची के स्तूप के तोरण में हुआ था, जो इस बात का प्रमाणित करता है कि उस समय मध्य भारत सातवाहनों के अधिकार में था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो भारत था सातवाहनों के अधीन था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सतकर्णी ऐसा सातवाहन राजा था जिसको दक्षिणापथ के भगवान के रूप में जाना जाता है। दक्षिणापथ का भगवान किसे कहा जाता है? तो सतकर्णी को कहा जाता है। नास्तिक प्रास्तिक के मुताबिक गौतमी पुत्र के घोड़े बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में पानी पीते थे। कहने का मतलब है नासिक प्रशस्ति के मुताबिक, नासिक जो प्रशस्ति से साक्ष्य मिला है कि गौतमी पुत्र के घोड़े बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर और अरब सागर में पानी पीता था। यदि कहने का मतलब है कि गौतमी पुत्र के जो शासक था, साम्राज्य था, बंगाल के खाड़ी से लेकर के इपटे हिंद महासागर होते हुए अरब सागर तक के विस्तृत था। सतकर्णी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्षहरात वंशज के शक राजा नहपान को पराजित करना था, उसके पराजय पर कब्जा करना था। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को आजकालीन महाराष्ट्र, कर्जक महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र प्रदान किया। बौद्ध भिक्षुओं को आजकालीय जो पड़ता है महाराष्ट्र में, कर्जक पड़ता है महाराष्ट्र में, जैसे क्षेत्र को क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। कौन? सतकर्णी।
गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों को आश्रय या अगमानल्य कहा जाता है। अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया। गौतमीपुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रय कहा जाता था, या एक ब्राह्मण के नाम से उसे पुकारा जाता था। दिज्जो तथा दिज्जेतर जातियों को कुल वर्धन करने वाले कहा जाता था। अब आते हैं दोस्तों रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी वारंगल की काकतीय वंशज की रानी थी। पूछेगा रुद्रमा देवी कौन थी, तो याद रखिएगा रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंशज की शासका रानी थी। इनका जन्म गणपति देव के यहाँ हुआ था। राजा गणपति के कई पुत्र नहीं होता। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पिता मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने शासन किया। गणपति का पुत्र नहीं था, पुत्री था, इसलिए रुद्रमा देवी शासन किया। जब इन्होंने शासन संभाला उस समय वह 14 वर्ष का था। जब शासन संभाला उस समय वो कितना वर्ष का था? 14 वर्ष का था। यह भारत के इतिहास के कुछ महिला शासकों में से एक थी, यानी पूरे भारत के महिला के शासकों में से इतिहासों में से एक था। रुद्रमा देवी चालुक वंशज के सदस्य वीरभद्र से विवाह किया था। रुद्रमा देवी जो था चालुक वंश के सदस्य और वीरभद्र से क्या था? विवाह किया था। सांची को काकनाय या बेदिसी गिरी, चैत्या गिरी के आदि नाम से जाना जाता है। सांची को किसके नाम से? काकनाय नाम से, बेदिसी गिरी के नाम से जाना जाता है, चैत्या गिरी के नाम से जाना जाता है। सांची स्तूप में क्रमांक एक सबसे बड़ा स्तूप है। क्रमांकों में क्या है? सबसे एक बड़ा स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तूप का आकार उल्टे कटोरे जैसा है। स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका आकार कटोरे जैसा है। इसके शिखर पर 3 छत्र लगे हुए हैं, जो कि महानता को दर्शाता है। यह स्तूप गौतम बुद्ध के समान मान में बनाया गया था, यानी गौतम बुद्ध के सम्मान के लिए यह स्तूप बनाया गया था, सांची का स्तूप। इस स्तूप में प्रस्तर की परत और रेलिंग लगाने का कार्य शुंग वंश के राजाओं ने किया था। स्तूप पर प्रस्तर की परत यानी प्लस्तर का परत शुंग वंश के शासनकाल के राजाओं ने लगाया था। इस स्तूप में 4 द्वार बने हुए हैं, जिनका निर्माण सातवाहन राजाओं ने किया था। 4 को द्वार बना हुआ है, जिसका निर्माण कौन किया था? सातवाहन राजाओं ने किया था। प्रस्तर का कौन काम किया था? शुंग वंश के शासक ने किया था। इसके द्वारा जातक और अल्बेस्तर की कथाओं दर्शाया गया। क्या क्या? जातक और अल्बेसंतर का कथाएं को दर्शाया गया है। पूछेगा सांची स्तूप में किसकी कहानियों को दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा जातक अल्बेस्तर को दर्शाया गया है। पूर्व दिशा में स्तूप क्रमांक 3 है, जो बिल्कुल साधारण है। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया था। भोपाल का शासक था शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम। इस स्तूप को रख रखाव के लिए क्या किया था? धन को दान किया था। सांची स्तूप को रख रखाव के लिए भोपाल का शासक और उसका उत्तराधिकारी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने भी इसको निर्माण में किया था। 3री शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के इसका काम चलते रहा। अब आते हैं आगे दोस्तों। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने भी सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों सुल्तान जहां को समर्पित किया था।
जॉन मार्शल ने भी सांची पर जो लिखा गया था अभिलेख, उसको सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिशाला बनाने का अनुदान दिया था। कहाँ? सांची के स्तूप के बगल में सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का दान दिया भी था। कहा जाता है कि 1818 ईस्वी में जनरल टेयर ने इस जगह की खोज की तथा सर्वे किया था। कौन किया खोज? जनरल टेयर ने इस जगह का खोज तथा सर्वे किया था। कौन? 1818 ईस्वी में। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन किया था। पूछेगा सांची का स्तूप का उत्खनन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1851 में। सर जॉन मार्शल 1912-19 तक उत्खनन किया। सांची को आज के स्वरूप में लाने का श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है। यानी सांची के स्तूप को आज के स्वरूप देखने का श्रेय किसको जाता है? सर जॉन मार्शल को जाता है। उन्होंने 1912 और 19 में इस पर ये काम किया, उत्खनन किया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मानी इससे खोज से बौद्ध धर्म में बहुत बदलाव आया दोस्तों। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सफल संरक्षण जीता जागता एक उदाहरण के रूप में इसका पेश किया गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल सांची स्तूप को 1989 में विश्व विरासत के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। पूछेगा सांची स्तूप को विश्व विरासत के रूप में कब लिया गया? तो 1989 में लिया गया। अब आते हैं मस्की अभिलेख से। क्या? मस्की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का रायचूर के एक छोटा सा गांव है। मस्की या मास्की कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के रायचूर का एक छोटा सा क्या है? गांव है। यहाँ से एक पुरातात्विक शिला साक्ष्य का मिला है जो अशोक की धम्म की यात्रा को प्रमाणित करता है। अशोक की किस यात्रा को प्रमाणित करता? धम्म की यात्रा को प्रमाणित करता है। पूछेगा मस्की अपने ही नाम का एक नदी मस्की के तट पर स्थित है। मस्की अपने ही नाम की एक नदी पर मस्की नाम की तट पर स्थित है। कौन नाम पर? मस्की नाम पर। यह नदी भारत के मुख्य नदियों में से एक तुंगभद्रा की सहायक नदी है। एक तुंगभद्रा की क्या है? सहायक नदी है। मस्की अपने ही नाम पर एक मस्की तट पर स्थित है। यह नदी भारत की मुख्य नदियों में से एक तुंगभद्रा की सहायक क्या है? नदी है। सम्राट अशोक के प्रथम लघु शिलालेख की एक कृति 1919 में मस्की में मिला था। सम्राट अशोक के प्रथम लघु शिलालेख की एक प्रति 1919 में मस्की शिलालेख में प्रमाण मिला है। पूछेगा मस्की कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। मस्की किस जगह पर स्थित है? मस्की नदी पर स्थित है, जिसमें अशोक का लघु शिलालेख का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। अशोक की मस्की शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ एकमात्र शिलालेख जिसमें दूसरे शिलालेख की भांति उसका नाम देवनाम प्रिय के साथ साथ अशोक भी दिया गया है। मस्की शिलालेख से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से अशोक के शिलालेख के भांति उसमें लिखा गया है कि अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया तथा उसके साथ साथ उसको अशोक का नाम भी दर्शाया गया है। किससे? मस्की शिलालेख से। इस शिलालेख को प्रमाणित होता है कि राजा देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी तीसरा मौर्य सम्राट अशोक था। राजा देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी तीसरा मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था। लेकिन जॉन टेनर ने 1837 केवल अनुमान से प्रियदर्शी को पहचाना अशोक की थी। कब? जॉन टर्नर ने 1837 में अशोक प्रियदर्शी का पहचान किया था। अब ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है।
गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। दोस्तों पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसने केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, परंतु एक विशाल साम्राज्य को भी स्थापना किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय सातवाहन का पूर्णोत्तार काल कहा जाता है। प्रमुख तथ्य उसके बारे में, गौतमीपुत्र सतकर्णी शासन काल 106 ईस्वी से लेकर के 103 ईस्वी माना जाता है। कितना? 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने कुल 24 वर्ष तक शासन किया। सातवाहन वंश के 23वें शासक के वो थे। सातवाहन वंश का कितने शासक थे? 23वें शासक थे। अपने पूर्ववर्ती शासकों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे। माने जितने भी शासक थे सबसे ये अधिक शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे पहले अपने नाम के साथ माता का नाम उल्लेख शुरू किया था। पिता का नाम क्या था? शिव स्वाति और माता गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे पहले अपने नाम के साथ माता के नाम का उल्लेख शुरू किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय तथा उसकी विजय के बारे में उसकी माता गौतमी बल्लभ श्री नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलता है। नासिक का शिलालेख से जानकारी किसका मिलता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का मिलता है। पूछेगा कि नासिक शिलालेख से किसका जानकारी मिलता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को मिलता है। बनारस की तुर्की की रक्षा के लिए हरि अवतार को कहा गया। किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। बनारस को तुर्कों से रक्षा करने के लिए इससे हरि का अवतार बताया गया था। अब आते हैं दोस्तों महादेव गोविंद रानडे के बारे में। महादेव गोविंद रानडे एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी और विद्वान समाज सुधारक और न्यायविद थे। विद्वान भी थे, समाज सुधारक थे और न्यायविद थे। अच्छे अच्छे कार्यों के विश्लेषण करते थे। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को कड़ा विरोध किया इन्होंने और समाज सुधार का कार्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सुधारकों संगठन जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। कौन? महादेव गोविंद रानडे। प्रमुख तथ्य क्या निकलता है? महादेव गोविंद रानडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे से कस्बे निम्फारा में हुआ था। ये मराठी थे। कहाँ हुआ था इनका जन्म? महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक का एक छोटा सा गांव निफार है। ब्रिटिश शासन के सरकारी नौकरी में काम करते हुए गोविंद रानडे आम जनता से लगातार संपर्क करते थे। यानी ब्रिटिश शासन में नौकरी करते थे लेकिन ये जनता से हमेशा रूबरू रहते थे। उन्होंने जनता को देश हित के लिए काम करते थे। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर ही आश्रित है। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा, पीसीएस में सबसे ज्यादा पूछता है दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। रानडे ने स्त्रियों को परतंत्र, बाल विवाह निषेध, जाति संकीर्ण आधार पर सजाति विवाह, स्त्रियों में शिक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया। उस समय समाज जो इतना बंधुत्व से बंधा हुआ था कि स्त्री कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता, विधवा हो गया तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, विदेश नहीं जा सकता है कोई। मन इस तरह से कुरीतियों से बंधा हुआ था। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया और वे बाल विवाह को कट्टर विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। रानडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया था जिससे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानडे ने एक आस्तिक धर्म का आस्था का अनुच्छेद 39 वाली पुस्तक लिखे है।
कर्वे के सहयोग से उन्होंने 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। किसका सहयोग से? कर्वे के सहयोग से इन्होंने 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना किया। महागोविंद रानडे ने पूना में 1871 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया? महादेव गोविंद रानडे ने किया 1871 में, जिसका उद्देश्य जनता को राजनीतिक चेतना जागृत करना, महाराष्ट्र में समाज सुधार को करना। भारतीय शिक्षा को प्रसार अज्ञानता को विनाश के उद्देश्य से 1884 में ढक्कन के एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। यानी भारतीय शिक्षा को प्रसार करना, अज्ञानता को दूर भगाना, इसलिए उन्होंने 1884 में ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया था। उन्होंने वारंगल के किले को पूरा करने के तेलंगाना से सिंचाई टैंक प्रणाली को श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए अस्पताल का स्थापना किया। यानी वारंगल में किले का पूरा सिंचाई टैंक प्रणाली को व्यवस्था किया था, अस्पतालों की व्यवस्था किया था उन्होंने। नृत्य कला इस्तेमाल करने का भी श्रेय उसी को कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है। रुद्रमा देवी पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासनकाल में